हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज ये लेक्चर सीरीज 5 है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स वेबर। क्या करने वाले हैं? डिस्कस मैक्स वेबर। देखो, जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं ना, पहला पॉइंट ये आता है कि ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये क्या था? ये फाउंडिंग फादर थे सोशियोलॉजी के। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ये चीज़ याद रखनी है। जब भी हम फाउंडिंग फादर की बात करते हैं ना, उसमें एक चीज़ लिखते हैं कि इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहा है। मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। अब ये सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी इज द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, इसका मतलब है कोई भी अगर समाज में एक्शन हो रहा, कोई भी एक्ट हो रहा, उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। लेकिन उसको हम सोशल एक्शन तभी कह सकते हैं कि जब उसके साथ कोई ऑब्जर्वर है या कोई इंसान अगर मीनिंग अटैच करता ना, वो सोशल एक्शन है। एक पागल है, दीवार के साथ ऐसे अपना सिर पटक रहा है, दूसरा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। दीवार तो ये उसको कह नहीं रही कि भाई तू क्यों सिर पटक रहा है। ऐसा मत है। जब ऐसा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये सोशल एक्शन नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसकी सब्जेक्टिव मीनिंग के को देखकर एक लो लेवल पे स्टडी करेंगे, हम उसको सोशियोलॉजी कहेंगे। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है? सोशल एक्शन की स्टडी करना फ्रॉम सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना इसकी, तो इसमें कुछ बुक्स है, इंपॉर्टेंट बुक्स है। एक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है कि ये वाली बुक किसने लिखी है। ठीक है। फिर सेकंड है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन एंड साइंस एज ए वोकेशन। ये याद रखना, साइंस एज ए वोकेशन एंड पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। ये किसकी बुक है? वेबर के। एक और बुक है इनकी बुक, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन एंड साइंस एज ए वोकेशन, ब्यूरोक्रेसी। अब प्लस साथ में इन्होंने ना स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया है। किसको स्टडी किया? रिलीजन को। और कहाँ कहाँ के रिलीजन को स्टडी किया है? चाइना के, इंडिया के रिलीजन को स्टडी किया है, प्लस साथ में एनिशियंट जूडिज्म। ये तीन रिलीजन है। कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है कि बताओ, जो वेबर हैं इन्होंने सोशियोलॉजी की तो डेफिनेशन दी है, प्लस साथ में जब इनकी रिलीजन पर स्टडी हुई, कहाँ कहाँ की इन्होंने? चाइना की भी की है। चाइना का जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसकी स्टडी की है, इंडिया का जो एनिशियंट रिलीजन है उसकी स्टडी की है, और जुडाइज्म की स्टडी की है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको पहले बता दिया कि वेबर क्या कहता है? सोशियोलॉजी एज ए साइंस दैट सीक्स इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन टू एक्सप्लेन इट्स कोर्स एंड कंसिक्वेंसेस। अब ये जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको वर्स्टन कहता है। यही चीज़ याद रखना, VRSTHN। वर्स्टन का क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी एक्ट को उसको सब्जेक्टिव मीनिंग देते हैं, और अगर कोई एक्शन हो रहा है और हम इसके पीछे काजेज भी देखते हैं और कंसिक्वेंसेस भी देखते हैं। ठीक है। मतलब जब एक सब्जेक्टिव लेवल पे किसी चीज़ को देखा जाएगा ना, और उसकी अंडरस्टैंडिंग की जाएगी। मतलब सामने पार्क में दो इंसान लड़ रहे हैं, अब आपको कोई रीज़न पता नहीं कि वो लड़ क्यों रहे हैं। हो सकता है वो चॉकलेट पे लड़ रहे हैं, टॉफ़ी पे लड़ रहे हो, किसी भी चीज़ पे लड़ रहे हो। लेकिन जब आप उसके पीछे एक अपना मीनिंग दोगे ना, कि इनकी घर में लड़ाई हुई, अभी स्कूल में भी लड़ रहे हैं, एक मीनिंग ही हो गया। अब इसके पीछे काज और कंसिक्वेंसेस की भी जब हम बात करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे कि सोशियोलॉजी को ये स्टडी करेगा। ये जितनी ये चीज़ें होंगी, उनकी लड़ाई, उसके पीछे काज, उसके पीछे कंसिक्वेंसेस, प्लस साथ में जो हमने सब्जेक्टिव मीनिंग दिया उस एक्शन को, उसी चीज़ को क्या करेगा? सोशियोलॉजी स्टडी करेगा। ठीक है। और इस मेथड को वर्स्टन कहते हैं। नेक्स्ट है सोशल एक्शन क्या होता है। अब इसको एक अलग से बता देता हूँ आपको कि सॉरी, एन एक्शन इज सोशल। कोई भी एक्शन सोशल तब होगा
if the meaning is attached to it by the actors. ठीक है, सपोज स्माइलिंग एट समवन, हम किसी पे हंस रहे हैं, आगे से वो भी हमें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। हम किसी को ग्रीटिंग कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, आगे से रिप्लाई आ रहा है, इसको भी हम सोशल एक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है, अगर हम स्नीज कर रहे हैं, स्नीजिंग की वजह से दूसरा कोई असर हो रहा है उस पर? नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ आप पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा कि क्या लोगों पे हंसना, ग्रीट करना, स्नीजिंग करना सोशल एक्शन है? स्नीजिंग करना सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई मीनिंग ही नहीं बता सकते कि वो खांसा, बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हुई और इंसान को छींक आ गई। प्लस साथ में इमिटेटिव एक्शन, इमिटेटिव, काफ़ी सारे बच्चे कभी कभी स्टाफ की नकल लगाते हैं, टीचर्स की नकल लगाते हैं, वो भी सोशल एक्शन नहीं होते हैं। हम दूसरे की नकल कर रहे हैं ना, या छोटा बच्चा कुछ कर रहा है सीख के, एक्शन जैसे कर रहा है, वो सोशल एक्शन नहीं होते, क्योंकि उसके साथ कोई मीनिंग ही अटैच नहीं कर सकते हम कि वो बच्चा क्यों कर रहा है, उसने देखा और करना शुरू हो गया। प्लस साथ में एक आता है मास कंडीशनड एक्शन, मास कंडीशनड एक्शन। देखो क्या हुआ, किसी ने अफवाह फैला दी कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा हो गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, अफरा तफरी मच गए, सारे लोग भागने लगे, क्या वो एक एक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को कंसीडर ही नहीं कर रहा भाई, उसके पीछे हम क्या सब्जेक्टिव मीनिंग दें? एक भी भाग रहा, दूसरा भी भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, कोई भी एक्शन सोशल तब हो सकता है कि जब हम उसको मीनिंग अटैच करेंगे। एक तो मीनिंग अटैच करेंगे, और दूसरे से हमारा वो रिस्पांस मिलेगा। हम दूसरे के एक्शन को भी अकाउंट में लेते हैं। दो बंदे लड़ रहे हैं ना, एक ने स्लैप मारा दूसरे को, दूसरा अगर हट्टा कट्टा है, हेल्दी है, तो वो भी उसको मारेगा। अगर हेल्दी नहीं है तो वो रोएगा, एक्शन तो आया ना, असर तो होगा। और प्लस साथ में जो दूसरा देखने वाला होगा, तीसरा इंसान, उनको क्या करेगा, जज करेगा। मतलब एक्शन वही एक्शन है जिनका मीनिंग है, और दूसरे के जो एक्शन उसको भी अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, स्माइलिंग एट समवन ये भी एक्शन है, ग्रीटिंग अदर्स ये एक्शन है, स्नीजिंग इमिटेटिव एक्शन, ये मास कंडीशन एक्शन। देखो ये जो है ना, स्नीजिंग इन इमिटेटिव एक्शन, मास कंडीशन एक्शन, ये वेबर के अकॉर्डिंग सोशल एक्शन नहीं है। इवन के अफरा तफरी मचना ये तो एक्शन है ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेबर मास कंडीशन एक्शंस आर नॉट सोशल एक्शंस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव चढ़ सकता है कि बताओ वेबर के अकॉर्डिंग मास कंडीशन एक्शन सोशल एक्शन है या नहीं है। ठीक है, फिर आ जाती है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। एक आता है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, कोई ऐसा एक्शन बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जब कोई इंडियन फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई घर में आता है ना, तो माँ बाप क्या कहते हैं अपने बच्चे को कि जाओ इनके पाँव छू के आ जाओ, इससे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारा कस्टम है। या कोई हमारे घर में बुजुर्ग इंसान आता है तो हम कुर्सी छोड़ देते हैं, खड़े हो जाते हैं, वेलकम, पानी पिलाते हैं उनको कि आओ पानी पियो, अतिथि देवो भव। ये क्या आपका ट्रेडिशनल एक्शन है, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन पे बेस्ड है, ये ट्रेडिशनल एक्शन है। ठीक है, फिर आता है इफेक्टिव सोशल एक्शन। इफेक्टिव सोशल एक्शन जो होता है, एक ऐसा एक्शन जो बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पे बेस्ड होगा ना, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव सोशल एक्शन। स्लैब में जैसे हम बात करते हैं कि क्राइंग इन ग्रीफ, जब हम काफ़ी दुखी होते हैं ना, तो हम रोते हैं, दुख का सहारा है, हम रो रहे हैं, वॉशरूम की कुंडी बंद करके रो रहे हैं। ठीक है, या स्लैपिंग इन एंगर, जब हमें गुस्सा होता है हम दूसरे को स्लैप कर देते हैं। ये आपके जो भी एक्शन होगा, ये आपके कौन से एक्शन होंगे, इफेक्टिव होंगे, मतलब आपके इमोशंस पे बेस्ड होंगे, फीलिंग्स होंगी। ठीक है,
फिर आता है वैल्यू रैशनल एक्शन। वैल्यू रैशनल एक्शन को हम कहते हैं, वैल्यू रैशनल एक्शन को हम ये भी कहते हैं कि इसको वर्ट रैशनल एक्शन भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है वर्ट, WERT, वर्ट रैशनल एक्शन। देखो कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये इंसान बड़ा इथिकल है, इथिकल, इसके अंदर एथिक्स है, इसके अंदर वैल्यूज है, मतलब ये इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा। जैसे किसी का पर्स घूम गया, वॉलेट घूम गया, अगर ऐसे इंसान को मिल जाएगा तो कोई अगर चोर होगा जिसकी वैल्यूज नहीं होगी, अनइथिकल होगा, वो तो रख देगा पैसा, लेकिन ये क्या करेगा, बंदे को वापस कर देगा ढूंढ के। ये इसकी क्या है, वैल्यू है। मतलब व्हाट रैशनल एक्शन ऐसे होते हैं जहां पे दीज आर द एक्शंस गाइडेड बाय मॉरल और इथिकल वैल्यूज। एक्शंस गाइडेड बाय मॉरल और इथिकल वैल्यूज, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, वैल्यू रैशनल एक्शन। फिर आता है एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, इसको हम ज्वैक रैशनल भी कहते हैं, याद रखना, ज्वैक रैशनल एक्शन। व्हाट रैशनल आ गया, वैल्यू बेस्ड। इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, ज्वैक रैशनल एक्शन क्या होता है, देखो जिसमें मीन्स और एंड्स ना डिफाइंड होते हैं, मीन्स एंड एंड्स आर लॉजिकली डिफाइंड। मतलब अगर आप एग्जाम में अच्छे से पास होना चाहते हो, आपका ये एंड है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन इसके लिए मीन्स क्या, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसमें मीन्स एंड एंड्स आर लॉजिकली डिफाइंड, ठीक है, हमें पहले से ही पता होगा कि हमें क्या करना है। अगर आपको जॉब लेनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपको क्लास में जाना पड़ेगा, सिलेबस कवर करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। ये आपका कौन सा जाता है, ज्वैक रैशनल एक्शन। ट्रेडिशनल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इफेक्टिव, इमोशंस एंड फीलिंग्स। वैल्यू रैशनल एक्शन होते हैं वर्ट रैशनल एक्शन, जो आपकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, आपके एथिक्स पे डिपेंड करते हैं। और फाइनली है इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, वो आपके ज्वैक रैशनल एक्शन होते हैं। ऐसे एक्शन जिसमें आपको मीन्स एंड गोल्स जो आप चाहते हो उसको एक लॉजिकली तरीके से क्या किया जाए, पूरा किया जाए। कि जस्ट लाइक आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है चीटिंग नहीं करनी, आपको चीटिंग नहीं करनी, आपको क्या करना, मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन है अकॉर्डिंग टू वेबर, ट्रेडिशनल, इफेक्टिव, वैल्यू रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, एक ट्रेडिशनल है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ट्रेडिशनल के बाद आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव। इफेक्टिव सोशल एक्शन क्या है, जो आपके इमोशंस प्लस फीलिंग्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर आपके पास है वर्ड वर्ड रैशनल एक्शन। वर्ड रैशनल एक्शन आपके पास वैल्यू पे डिपेंड करेगा, आपके एथिक्स पे, आपके मॉरल कंडक्ट पे, ठीक है। और फाइनली आपके पास है ज्वैक रैशनल एक्शन। और ये ज्वैक रैशनल एक्शन है किस पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे आपके मीन्स और एंड्स ये दोनों क्या लॉजिकली डिफाइंड होंगे। मतलब आप एग्ज़ाम में पास करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि चीटिंग के सहारे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ये है सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो क्या वहाँ कहता है कि वेबर क्या कहता है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। मतलब कि इसका वर्स्टन का मतलब ही क्या है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग इंडिविजुअल अटैच टू द एक्शन। मतलब दो जने लड़ रहे हैं ना, इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, ये तीन के आपस में फाइट हो रही है, यहाँ पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, चाइल्ड, छोटे बच्चे, ये क्यों लड़ रहे हैं, बिस्किट्स पे। एक कहता आपने ज़्यादा खा लिया, दूसरा कहता आपने खा लिया, तो ये लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये फाइट कर रहे हैं, मसल शो कर रहे हैं, मसल शो करने के लिए कि भाई किसके मसल ज़्यादा है। अब देखो इनका, जब कोई दूसरा इंसान देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये लड़ रहे हैं, ये भी बच्चे गंदे हैं, भी है। इनका मोटिव अलग है, इनका मोटिव अलग है।
जब हम इन दोनों एक्शंस को मीनिंग अटैच करेंगे ना, ठीक है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके पीछे हम काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि ये लड़ क्यों हो रहे हैं, काजिज क्या और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो किसके बेसिस पर आएगा, जब आप सब्जेक्टिव मीनिंग किसी चीज़ को देते हो। तो यही आपके पास क्या है, वर्स्टन, ठीक है, ये याद रखना। इसमें आप क्या बात करते हो, इसमें हम मीनिंग्स की बात करते हैं, कोई भी एक्शन है उसके पीछे मीनिंग्स अटैच करते हैं। फिर हम मोटिव्स की भी ही बात करते हैं, ठीक है। फिर हम काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। प्लस साथ में हम इंटेंशंस की भी बात करते हैं कि वो बंदे लड़ क्यों रहे हैं, आपकी सिचुएशंस कैसी है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और फिर जाके हम उसको सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच करते हैं। एंड पे हम कंक्लूजन देते हैं कि ये इस वजह से लड़ रहे थे, इसके पीछे काज ये था, इसके कंसिक्वेंसेस ये हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको कहते हैं वर्स्टन। इज इट क्लियर? ओके। अब कभी कभी ने एक आइडियल टाइप का कंसेप्ट दिया। आइडियल टाइप का मतलब है कि हम किसी इंसान को, किसी भी इंसान को हम कैसे बोलेंगे कि ये गुड है या बैड है, गुड और बैड, ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ना, हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि ये ए जो इंसान है अच्छा है। अब हम इस ए के रेफरेंस में हम ये बताएंगे कि वेदर बी और सी, क्या बी और सी अच्छे इंसान है या नहीं है। तो इस बी को कंपेयर करेंगे ए की क्वालिटी के साथ, सी को भी कंपेयर करेंगे ए की क्वालिटी के साथ। तो आइडियल टाइप क्या है, एक एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट है जिसको मेजिंग रॉड कहते हैं, टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो हम कहते हैं एनिशिएंट सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी। देखो मॉडर्न सोसाइटी की जो वीकनेसेस हैं वो अलग हैं, एंशिएंट सोसाइटी की वीकनेसेस अलग है। जब हम मॉडर्न सोसाइटी को एंशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हम कितने आगे हैं या हमारी क्या कमियां हैं। और जब हम एंशिएंट सोसाइटी को स्टडी करेंगे और मॉडर्न के साथ कंपेयर करेंगे, कहीं ना कहीं जब हम रेफरेंस पॉइंट लेके करते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, रेफरेंस पॉइंट है, समझ लो कि एनालिटिकल टूल है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये बताएंगे कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। और इस हम क्या स्टडी करेंगे, सोशल एक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। ये है आपका आइडियल टाइप। अच्छा, सबसे बड़ी बात मेथडोलॉजी का मतलब है क्या क्या, इन्होंने ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब नो बाइसनेस, कैजुअल एनालिसिस, वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड द यूज ऑफ आइडियल टाइप्स इन सोशल रिसर्च। सोशियोलॉजी इज वैल्यू फ्री। ये कंसेप्ट किसने दिया है, वेबर ने। ये स्टेटमेंट आती है कभी कभी कि जो सोशियोलॉजी ही इज़ वैल्यू फ्री है, या वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कौन करता है, वेबर बात करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अथॉरिटी की बात आती है, अथॉरिटी तो आपको पता है कि लेजिटिमेट पावर होती है, ठीक है, कि लीगल पावर जिसके पास है वो अथॉरिटी है। इसने कहा कि अथॉरिटी इज आल्सो ए आइडियल टाइप। क्या ये एक आइडियल टाइप है? ये रिलीजन को कहेगा कि रिलीजन भी एक आइडियल टाइप है। अथॉरिटी जो है आपके पास क्या है, एक आइडियल टाइप है। क्लियर है? और लेकिन एक और चीज़ याद रखना, जब हम आइडियल टाइप की बात करते हैं, इसमें एक चीज़ आती है कि ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, दे आर नॉट हाइपोथेसिस, ना ही रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। ये चीज़ याद रखना, नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दीज आर जस्ट इमेजनरी। ये इमेजनरी है भाई, कंपेयर करने के लिए हमें चीज़ें यूज़ की हैं। और ये फ्लेक्सिबल भी, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, चेंजेबल, ठीक है, ठीक है। और ना ही ये कोई एवरेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई ऐसा सही में ये इंसान बुरा है गलत, कुछ नहीं। जस्ट एक फॉर्मल इनफॉर्मल कंपैरिजन करने के लिए हम जब किसी चीज़ का एक रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे आइडियल टाइप, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट याद रखना कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ये इमेजिनरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी की। पहला पॉइंट ये कहता है कि अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेट पावर। जिस इंसान के पास लीगल पावर है उसी को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी है। तो जब वेबर की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वेबर ये कहता है अथॉरिटी इज आल्सो एन आइडियल टाइप। वेबर क्या करता है, अथॉरिटी को डिफाइन करे एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी में कैरिज्मेटिक एंड लीगल रैशनल फॉर्म्स। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, एक ऐसी अथॉरिटी जो कस्टम्स और ट्रेडिशन पे बेस्ड हो। मतलब कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है ना वो पैट्रियार्कल है,
पैट्रियार्कल। अगर आप साउथ वाली साइड जाओगे तो वहाँ मैट्रियार्की भी चलती है। मतलब इसमें क्या कि मेल इज द हेड, यहाँ पे क्या है, फीमेल इज द हेड। लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटरी मोनार्कीज, पहले पहले के जो राजा लोग होते थे ना, तो ये वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती थी कि बाप जो है वो सरपंच है, तो आगे बेटा भी क्या बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा। बाप सरपंच है तो आगे उसका बेटा क्या आ जाएगा, वो भी पंच या सरपंच बन जाएगा। क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई यही रूल कर सकते हैं, दूसरे को रूल नहीं कर सकते, यही अच्छे इंसान है, दूसरा नहीं है। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, फिर आता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। गांधी जी थे ना, गांधी जी एक धोती और डंडा लेके चले, धोती प्लस डंडा, और अंग्रेजों को भगा दिया। तो जब वो चलते थे तो हजारों लोग उनके साथ भीड़ इकट्ठे हो जाते थे, मास रेवोल्यूशन किया उन्होंने। मतलब एक ऐसी ठाठी। अब गांधी जी की डेथ हो गई, अभी भी लोग मानते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई चेहरा नहीं कि भाई उसकी पर्सनल क्वालिटीज पे लोग उसको फॉलो करें। चाहे गांधी ने सही किया या गलत किया, ये बात की बात है कि पार्टीशन हुआ, लोग मरे हैं, कुछ लोग उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, वो बात की अलग है, लेकिन लोग उसकी पर्सनल क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होते थे। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी, जब वो कहते थे तो सारे लोग सुनते थे, सब आ जाते थे रोड पे। ये आपके रेवोल्यूशनरी लीडर्स आ गए, प्रॉफिट्स आ गए, जैसे स्वामी दयानंद जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, ये आज के टाइम में कुछ सदगुरु टाइप है। मतलब इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, लोग इनसे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसको कहते हैं कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। ओरा जिसको कहते हैं आज के टाइम पे, सिंपल हम कहते हैं ना, इस इंसान का ओरा बहुत स्ट्रांग है, यही ओरा जो होता है, ये होता है आपका कैरिज्मा होता है। इज इट क्लियर? फिर फाइनल वन है लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी का मतलब है कि एक ऐसी पावर जो फॉर्मल रूल्स एंड लॉज पे बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर है या डीसी आपका, डीएम है, तो डीसी के पास रिटर्न पावर जो है उसी के बेसिस पे काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको मन गया को बोलेगा नहीं बुलडोजर चला दो जी, इस बंदे ने मुझे बोला कि तू काम नहीं करता तो चोर है। इवन के वो चोर है, सबको पता है डीसी चोर है, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते। और जब डीसी काम करेगा वो सारे रूल्स एंड लॉज को फॉलो करेगा, उसी के बेसिस पे काम करेगा। आज के टाइम की जो मॉडर्न स्टेट्स एंड ब्यूरोक्रेसीज हैं, ये लीगल रैशनल अथॉरिटीज पे काम करती है। ठीक है, फिर आता मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ब्यूरोक्रेसी के बारे में। आज के टाइम की जो है ना ब्यूरोक्रेसी है ना, ये वेबर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। कहता है कि एक हायरार्की टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, हायरार्की टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, और उसमें हर एक स्टाफ का, एवरी स्टाफ का क्या है, काम अलग अलग है। जैसे प्रिंसिपल का काम अलग है, जो चपरासी है उसका काम अलग है, जो अटेंडेंट है उसका काम अलग है, लेक्चरर का काम अलग है। हर एक के कॉमन सुपरविजन है ना। प्रिंसिपल सबसे ऊपर, उसको क्या कर रहा, सुपरवाइज। अब प्रिंसिपल सुपरवाइज तो कर रहा है, लेकिन इसको भी कौन सुपरवाइज कर रहा है, इससे ऊपर बैठा हुआ चीफ एजुकेशन ऑफिसर। चीफ एजुकेशन ऑफिसर को डीसी सुपरवाइज कर रहा। हायरार्की बन गई, जैसे डीसी, सीईओ, प्रिंसिपल, नीचे स्टाफ। अब हर एक इनका रूल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि डीओएल होता है, डीओएल समझ तो डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक का काम क्या है, अलग डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड जुरिस्डिक्शन एरिया है, इनको ये पता है कि हमारा काम कितना और हमें किस एरिया में कितना काम करना है। ठीक है, बारिश लगी हुई है, सुपरविजन बाय हायर ऑफिशियल, मतलब ये जो बड़े ऑफिशियल्स आके कभी कभी स्कूलों में चेकिंग करते हैं, ठीक है, कि काम ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है, मतलब स्कूल में आ रहा सारा स्टाफ इक्वल है, वो हर बच्चे को इक्वल तरीके से देख रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। ठीक है, प्लस साथ में इनकी फिक्स सैलरी है, फिक्स सैलरी, अलाउंसेस हैं, प्लस पेंशन। ये जो सारे फीचर्स हैं ना, ये ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स हैं। ये किसके फीचर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स हैं।
जितने भी ये फीचर्स हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, उनका जुरिस्डिक्शन एरिया फिक्स है, सुपरविजन बाय हायर ऑफिशियल्स, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, फिक्स सैलरी, अलाउंसेस, पेंशंस, एंड द लास्ट वन इसमें लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स on full time and long term सर्विसेज, मतलब जैसे कंट्रेक्चुअल या परमानेंट, ये ऑफिशियल्स अपॉइंट कर सकते हैं, प्लस साथ में गाइडेंस बाय पास्ट प्रोसीजर्स, ये भी एक इसका क्या है फीचर्स है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना डायरेक्टली इसमें क्या कहा जाता है कि एक इंसान, जैसे केज नहीं होता आयरन केज, ये कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव आता है कि आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी किसने कहा है, वेबर ने, और ये किसको कहा है, ब्यूरोक्रेसी को। मतलब इसमें लोग इस तरह से बन चुके हैं कि जो रूल्स हैं रूल्स के बेसिस पे ही हम काम करेंगे, रूल्स के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ऊपर से जब डिक्टेट करके आएंगे रूल्स, हम उनको फॉलो करेंगे, हम अपना खुद से रूल बना सकते हैं ना, हम रूल्स के बाहर काम कर सकते हैं। तो ये तो एक हुआ ना, बंद पिंजरे में आपको बस ये दे दिया, ये काम करो वही वही, ठीक है, ये गधा मजदूरी टाइप है। ओके, अब लास्ट है एक इसका इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर ने ये बुक लिखी थी, इसमें ये बताएगा कि हाउ जो प्रोटेस्टेंट है उनकी वैल्यूज की वजह से कैपिटलिज्म कैसे इंक्रीज हुआ, मतलब वैल्यूज ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स डायरेक्टली लिंक्ड विद द मॉडर्न कैपिटलिज्म। अब कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। ये जो कैल्विनिस्ट थे ना, जो थोड़ा रिलीजन को फॉलो करते थे, वो क्या कहते हैं, वर्क इज वर्शिप, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वही खुदा की इबादत है। फिर कहते हैं प्री डेस्टिनेशन, प्री डेस्टिनेशन का मतलब है कि गॉड ने ना पहले ही डिसाइड कर दिया है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा, ये पहले से ही डिसाइड है। फिर ये क्या करते थे, हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन लाइफ थी इनकी, रूल बेस्ड चलते थे, ठीक है, नो वेस्ट फुल एक्सपेंडिचर, ये फालतू कोई भी चीज नहीं खर्चते थे, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते थे। जब एक इंसान एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो पैसा कहीं ना कहीं तो किस में जा रहा है, वो प्रॉफिट में ही जाएगा। जब उसका प्रॉफिट में जाएगा तो वो क्या करेगा, बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो ये फाइनली किस में देगा, इंडस्ट्रीज बनेगी, इंडस्ट्रीज प्लस फैक्ट्रीज, जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज क्रिएट आएंगे तो ये मॉडर्न कैपिटलिज्म को राइज करेगा। ये यही है कि वो लोग जो रिलीजन को मानते हैं वो कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप। एक्चुअल में ये भी ये था कि वो कोई भी हॉलीडेज भी नहीं लेते थे, वो कहते हैं कि क्या छुट्टी लेनी है, ना हॉलीडेज, नो अल्कोहल, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रह रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एट द एंड जो उनका मनी बचेगा वो किस में जाएगा, मॉडर्न कैपिटलिज्म में जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वैल्यूज थी डायरेक्टली लेड टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ये है वेबर का कंसेप्ट, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसी के साथ हम इस लेक्चर का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस इज द एंड।